दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया था। उसी के क्रम में अगला जो हम लोग सेशन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था लोधी वंश को समाप्त हमने किया था। उसके बाद हम लोग मुगल काल में झारखंड को देखने का प्रयास करेंगे आज के क्लास में। साथियों, मुगल काल कहने का मतलब यह हुआ कि मुगलों का शासन चल रहा था इस वक्त। आपको याद होगा पिछले क्लास में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, और इब्राहिम लोधी और एक मुगल शासक था बाबर। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। तो हम बात कर रहे हैं, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं मुगल काल में। झारखंड पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। मुगल काल में झारखंड, इस मुगल काल में झारखंड को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस बात को समझे थे कि पिछले क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक का शासन काल के बारे में थोड़ा सा विवादित था। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी, पिछले क्लास में आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल है 1351 से 1388 ईस्वी तक कालखंड इसका है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया हुआ तिथि है। हम इसलिए इसको बताना चाह रहे थे कि हम बताए थे कि 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण साहब ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, हापा मुनि मंदिर का। वो इसके कार्यकाल में हमने बता रहा था। लेकिन कालखंड इसका नहीं, फिरोज शाह तुगलक के बाद एक शासक आता है, उसका नाम होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। उस व्यक्ति का नाम होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका शासनकाल 1390 से 1414 ईस्वी तक चलता है। तो हम इस बात से कह सकते हैं कि इस तुगलक वंश का जो शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इस तुगलक वंश में हम देखेंगे कि इसी कालखंड में, इसी शासक के कार्यकाल में 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर कहां भाई? घाघरा में। हापा मुनि मंदिर घाघरा, और घाघरा आपका है गुमला जिला में। हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था, घाघरा में निर्माण कराया। आप इसे याद रखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि यहां थोड़ा सा संशय था, थोड़ा कंफ्यूजन भी था, इसलिए हम यहां क्लियर कर दे रहे हैं कि 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण साहब जो थे, क्योंकि शिवदास कर्ण का शासन काल देख रहे थे कि 1399 से लेकर के 1427 था। इनका जो कालखंड था शिवदास कर्ण का 1399 से 1427 ईस्वी कालखंड हम लोग, ये जो कालखंड हम लोग देखते हैं नागवंशियों का कालखंड हम लोग देखते हैं। नागवंशियों का वंशावली से हम इस कार्यकाल को हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिवदास कर्ण जो थे 1399 से 1427 ईस्वी में थे। तो कहीं ना कहीं इसी शासक के कार्यकाल में शिवदास कर्ण झारखंड के राजा थे। उसी वक्त ये मंदिर बनाए थे। यहां तक याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जल्द आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जेपीएससी में यह पूछ सकता है कि 1401 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस तुगलक वंश के शासक के कार्यकाल में किया गया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में। क्लियर है आप लोग? ठीक है। हम पिछले क्लास की ये बातचीत थी, मैंने यहां बता दिया। आगे अब देखते हैं मुगल काल में झारखंड में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस मुगल काल में झारखंड हम देखेंगे। इस मुगल काल में झारखंड को हम देखेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर के कार्यकाल में झारखंड की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। अब एक बात हम बताना चाह रहे थे कि इस मुगल काल का जो स्थापना होता है वह दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था लोदी वंश। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वह आपका था इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी जो थे अफगान थे, अफगानी शासक थे, अफगानी लोग थे। इस अफगानी शासक से अब क्या था कि जब ये दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी सत्ता पर काबिज था तो इनके कई दुश्मन भी थे, इनसे लोग कई परेशान भी थे इस शासक से। किससे? इब्राहिम लोदी से कई अफगान लोग परेशान थे। परेशान किस बात को लेकर के? परेशान कौन कौन थे? तो सबसे पहली बात हम बता दें कि इब्राहिम लोदी का एक चाचा था। ठीक है, हम यहां थोड़ा सा बता रहे हैं पहले कि मुगल वंश की स्थापना कैसे होती है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी को क्या करता है कि इब्राहिम लोदी एक अफगान था, अफगान शासक था, अफगानी था। अब इस अफगानी से अन्य अफगानी लोग क्या करते थे कि जलते थे, इनसे दिक्कत थी। किनसे? इब्राहिम लोदी से। किन किन अफगान थे? कौन कौन थे अफगान? तो इब्राहिम लोदी का ही एक चाचा था, चाचा आलम खां लोदी। याद रहे, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। इससे परेशान थे, इब्राहिम लोदी से परेशान था कौन? आलम खां लोदी। और ये उस वक्त था। दूसरा जो था, आप देखेंगे लाहौर का गवर्नर था, लाहौर का उस वक्त जो गवर्नर था वह था दौलत खां लोदी। कौन था? दौलत खां लोदी। जो लाहौर का गवर्नर था, एक आपका था लाहौर का गवर्नर। लाहौर का गवर्नर कहने का मतलब ये, क्योंकि उस वक्त पंजाब में लाहौर हुआ करता था, उस वक्त जो हुआ करता था पंजाब के अंतर्गत लाहौर था, तो पंजाब का गवर्नर भी कह सकते हैं आप, लाहौर का गवर्नर भी कह सकते हैं। तो लाहौर का गवर्नर जो था आप देखेंगे दौलत खां लोदी था। एक कौन था? दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। थोड़ा सा हम कनेक्ट कर रहे हैं, दौलत खां लोदी। ठीक है, दौलत खां लोदी, लाहौर का गवर्नर दौलत खां लोदी था। और एक आपका जो था मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। एक आपका मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, राणा सांगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि इब्राहिम लोदी से अन्य 3 लोग परेशान थे। ये तीनों अफगानी थे, ये तीनों इससे परेशान में थे। अब क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर के बाबर को निमंत्रण देता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर को बुलाता है इब्राहिम लोदी के बीच में आक्रमण करने, इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध करने के लिए। अब विशेषकर जो इनके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं मेरे दोस्त, वह था लाहौर का गवर्नर दौलत खां लोदी विशेष करके। तो इन लोग ने क्या किया, मिलकर के बाबर को निमंत्रण देते हैं कि आप भारत आइए और इब्राहिम लोदी से आप युद्ध कीजिए। तो इसी कड़ी में जो युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। यहां हम लिख दे रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध या पानीपत का युद्ध हम लोग बोलते हैं। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का पहला ही युद्ध लड़ा गया था, प्रथम युद्ध ही लिखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये 1526 की घटना है। कब की घटना है? 1526, 21 अप्रैल 1526 की घटना है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की घटना है। अब जैसे ही इस बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत के मैदान में पहली बार बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने हो जाती है और 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध पानीपत के मैदान में होता है। इसीलिए इस युद्ध का नाम पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में विजयी होते हैं बाबर, और बाबर का भारत पर यह 5वां आक्रमण था। ये जो बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था, कौन? ये 5वां आक्रमण था पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रहे, इससे पहले 4 आक्रमण भारत पर कर चुके थे।
लेकिन उससे डिटेल्स हम नहीं जाएंगे क्योंकि जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां बताएंगे। लेकिन ये 5वां आक्रमण था पानीपत का प्रथम युद्ध पर, ये भारत पर अर्थात भारत पर, ठीक है। बाबर 5वां आक्रमण भारत पर किया था, किस युद्ध से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। किनके बीच में लड़ा गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। जीत किसकी हुई? तो जीत बाबर की होती है, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब जैसे ही जब जीत हो जाती है तो बाबर जो है अफगानों का अंत हो जाता है, और जब अफगान का अंत हो जाता है तो यहीं से बाबर एक मुगल वंश की स्थापना करते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मुगल की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई। तो अब हम जो बताना चाह रहे थे, अब ये हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, इसे मिटाते हैं। उसके बाद बाबर को हम लोग देखेंगे, बाबर के बाद हुमायूं को देखेंगे, उसके बाद शेरशाह का आगमन होता है, फिर हुमायूं का कार्यकाल आता है, फिर अकबर का। ये सारा बात हम बातचीत अभी करेंगे आगे। देखिए बड़ी मजेदार टॉपिक है ये इतिहास। अगर भारतीय इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को समझने में। हम बैकग्राउंड इसलिए समझा रहे हैं ताकि झारखंड को कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगा। बाबर को अगर देखा जाए तो बाबर का शासन काल था 1526 से 1530 तक, ठीक है। बाबर के बाद अगर हम देखें, बाबर के बाद दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, इसी के बीच में एक सूर्यवंश की स्थापना करता है शेरशाह। अब देखिएगा इसी के बीच में एक आता है सूर्यवंश। सूर्यवंश यहां हम लिख दे रहे हैं सूर्यवंश। सूर्यवंश, सूर्यवंश यहां जो देखेंगे सूर्यवंश मतलब ये शेरशाह, शेरशाह सूर्यवंश के थे। सूर्यवंश की स्थापना, ये कार्यकाल शेरशाह का जो होता है, यहां देखिएगा कार्यकाल इनका लिख दे रहे हैं यहां पे 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक, ठीक है। ये जो कार्यकाल है आपका शेरशाह सूरी का है, जो शेरशाह सूरी हम लोग कहते हैं। 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक आपका कौन था? सूर्यवंश के शेरशाह का शासन काल था। अब देखते हैं सूर्यवंश के बाद फिर से यहां आप देखेंगे हुमायूं का कार्यकाल आता है। फिर से यहां हुमायूं और शेरशाह में बहुत ही कड़ी टक्कर होती है। हुमायूं का फिर यहां 1 साल के लिए बेचारा आते हैं, तो 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है, और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो जाती है। सीढ़ियों, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके मौत होती है। बड़ा ही कहा जाता है हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन इनके जीवन काल बड़ा ही दुर्भाग्यशाली रहा। इसलिए हम देखेंगे इसका इतिहास हम लोग पढ़ेंगे 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक हुमायूं का कार्यकाल फिर से। इसका मतलब मुगल बादशाह जो दोहरी सत्ता पर आए हुआ हुमायूं थे। अब हम तीसरा जो देखेंगे, तीसरा हुमायूं के बाद हम लोग देखते हैं अकबर। अकबर आता है, ठीक है। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन करता है मेरे दोस्त। कि कहां तक? 1605 ईस्वी तक शासन करता है। ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसका कार्यकाल देखें। उसके बाद झारखंड के शासकों को हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा शासक यहां देखेंगे हम लोग, फिर टैली करेंगे कि दोनों में कौन किन शासक के बीच में कौन शासन कर रहा था। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। अब अकबर के बाद आता है, यहां हम चौथा नंबर हम यहां लिख रहे हैं, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर का शासन काल देखेंगे तो 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक। और पांचवा शाहजहां को देखेंगे, शाहजहां के शासनकाल में 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक का कालखंड हम लोग शाहजहां का कार्यकाल देखेंगे। शाहजहां का 1627 से 1658 ईस्वी तक। फिर हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब की बात करते हैं। अब औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन इनका रहता है। इस प्रकार से
मुगल काल में इतने शासक हम लोग देखे, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ बात कर रहे थे मेरे दोस्त कि ये जो बातें हम बता रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह सिर्फ इतना है कि आप इस डेट का अनुमान आप लगा सकते हैं कि झारखंड का वह कौन सा राजा था जो इस कालखंड में शासन कर रहा था, बाबर के कार्यकाल में, हुमायूं के कार्यकाल में, अकबर के कार्यकाल में, जहांगीर के कार्यकाल में। आपको याद होना चाहिए, मुंह जबानी मुंह पर होना चाहिए, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जहांगीर के वह कौन सा मुगल बादशाह था या जहांगीर के शासन काल में झारखंड का कौन सा राजा शासन कर रहा था, यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हमको ये कनेक्ट करके हमको बताने की जरूरत पड़ गई 1605 से। आप इसे याद रखेंगे, हम धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे सारे राजाओं के बारे में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे की बातचीत करते हैं। अब हम लोग आज का जो क्लास हम लोग देखेंगे बाबर और हुमायूं के काल में, बाबर हुमायूं के कार्यकाल में झारखंड की स्थिति को देखेंगे। आइए देखते हैं बाबर हुमायूं कालीन झारखंड को, ये आप नोट कर लेंगे। हम लोग आज का जो क्लास रहेगा इन दो क्लास पर हम चर्चा करेंगे और शेर शाह पर बात करेंगे। 3 टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं। बाबर हुमायूं कालीन झारखंड। एक बात है, हम लोग देखेंगे बाबर हुमायूं कालीन झारखंड। हम इन दो शासकों को एक साथ क्यों ले रहे हैं, अभी हम थोड़ा देर बताते हैं कि बाबर हुमायूं काल का जो झारखंड था, इसका मतलब क्या, हम बाबर का शासन काल हम लोग देखेंगे कब से कब शुरू हो रहा है, 1526 से शुरू हो रहा है। और हुमायूं का कालखंड कब हो रहा है, 30 से 40। इसका मतलब 40 इसका क्या हो रहा है, अंतिम वर्ष हो रहा है। तो 1540 ईस्वी तक का कालखंड हम लोग बात करेंगे आज। 1526 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। हम क्यों लिखे, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल और 1530 से 1540 जो होता है आपका हुमायूं का शासनकाल है। तो इन दोनों के शासन कालखंड को मिलाकर के बाबर का प्रारंभिक और हुमायूं का अंतिम वर्ष को लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि बाबर और हुमायूं, इन दोनों, ये जो दोनों थे बाबर और हुमायूं के कार्यकाल में झारखंड पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ा था। इसका प्रभाव झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि देखेंगे कि बाबर का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का था और उसी समय आप देखेंगे कि क्षेत्रीय राजा बिना किसी हिचकिचाहट का, जब बाबर का प्रभाव झारखंड पर नहीं था बाबर हुमायूं का, तो बिना किसी हिचकिचाहट का क्षेत्रीय राजा अर्थात झारखंड का राजा शासन कर रहे थे, बिना बाहरी हस्तक्षेप के शासन कर रहे थे। तो ये बाबर और हुमायूं के कार्यकाल में क्या हुआ कि कोई हस्तक्षेप उतना असर नहीं दिखा। बात समझ में आ रहा है। हालांकि क्या हुआ कि बाबर ने अफगानों को हराकर के ही मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने ही अफगानों को हराकर के ही मुगल वंश की स्थापना की थी। तो क्या हुआ कि इसीलिए सारे अफगान लोग बिहार और बंगाल में आकर के क्या हो गए थे, बस गए थे। और बिहार बंगाल में जब सारे अफगान बस गए थे तो ये अफगानों का एक ही उद्देश्य था कि फिर से हम इस मुगलों के विरुद्ध में क्या करें, आक्रमण करें, मुगलों से टकराएं। तो फिर से इन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने, अफगान लोगों ने। ये अफगान बिहार और बंगाल में स्थित भी हैं और यही बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो अफगान मौजूद थे, फिर से बाबर और हुमायूं के खिलाफ एक विश्वास, एक उत्साह जुटा करके, एक आत्मविश्वास बल जुटा करके उसके खिलाफ फिर से खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन लड़ने के मूड में थे। किसके खिलाफ भाई, तो मुगलों के खिलाफ अर्थात बाबर और हुमायूं के खिलाफ। इसका मतलब सीधे सीधे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि बाबर और हुमायूं के कार्यकाल में केवल और केवल मुगल विरोधी
झारखंड एक निवास स्थल बन गया था। झारखंड एक क्या बन गया था? मुगल विरोधी निवास स्थल। हम इसे केवल लिखते हैं बाबर, मतलब इसके कार्यकाल में, यहां केवल एक थोड़ा सा, इसके कार्यकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय बन गया था। ठीक है, मतलब झारखंड का जो मुगल विरोधी था, मुगल विरोधी कौन? अफगान लोग, अफगानों का आश्रय बन गया था। केवल क्या? झारखंड। केवल और केवल बाबर और हुमायूं में, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बाबर और हुमायूं के समय में झारखंड में क्या हो गया था? मुगल आश्रय बन गया था। अब सबसे बड़ी बात यह था कि हुमायूं का जब सत्ता पर आता है 26 से 30 में, बाबर की जब मौत होती है तो हुमायूं सत्ता पर आता है। अब हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ा संकट क्या था कि अफगानों से निपटना, और सबसे बड़ा हुमायूं का जो दुश्मन था वह था शेर खां। कौन था? शेर खां, जिसे हम लोग बोलते हैं शेरशाह सूरी, शेरशाह उसको बोलते हैं। तो हम यहां देखते हैं, बात करते हैं इनके दुश्मन के बारे में। किनके? हुमायूं का दुश्मन के बारे में। अब इस हुमायूं की जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था, दुश्मन कौन था भाई? तो आपका था शेर खां। दुश्मन आपका शेर खां। इसी शेर खां को हम लोग बोलते हैं शेरशाह। देखेंगे कि शेरशाह नाम कब पड़ता है। ये शेरशाह की उपाधि से ये गद्दी पर बैठता है 1540 ईस्वी के बाद, 1540 ईस्वी में ही बैठता है। ठीक है, अब इस शेर खां के बारे में हम लोग देखते हैं कि शेर खां झारखंड में किन किन क्षेत्रों में भ्रमण किए थे और आए थे। अब यहां बात करेंगे कि सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे कि जैसे ही हुमायूं आता है तो 1531 में, याद होगा कि जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान चलाता है। कालिंजर 1531 ईस्वी में, क्योंकि इसका 30 से शासनकाल है, 31 में कालिंजर के खिलाफ अभियान चलाता है। उस वक्त कालिंजर में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। उसकी शक्ति को रोकने का प्रयास कर रहे थे हुमायूं। 1531 की बात है। लेकिन 1523 ईस्वी में क्या हुआ कि चुनार का घेरा डाला। क्या चीज का? चुनार का घेरा। ये कहानी हम केवल बता रहे हैं, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे। 1532 में चुनार का घेरा डाला था। किसके खिलाफ? शेर खां के खिलाफ। शेर खां कहने का मतलब शेरशाह सूरी के खिलाफ। अब जब डाला, कब की बात कर रहे हैं? 1532 में। तो वहां हुमायूं क्या होता है? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार 1532 में पहली बार चुनार के घेरा डाला था और दूसरी बार हुमायूं 1537 ईस्वी में ही चुनार का घेरा डालता है। किसके खिलाफ? शेर खां के खिलाफ, अर्थात शेरशाह सूरी के खिलाफ। अब जैसे ही चुनार का घेरा जैसे डालता है हुमायूं इसकी शक्ति को रोकने के लिए, तो होता क्या है कि ये क्या होता है, पूरी तरह से घिर जाते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। किनसे? हुमायूं के सेना के द्वारा। जब हुमायूं के सेना के द्वारा घिर जाते हैं तो फाइनली क्या होता है, किसी तरह शेर खां वहां से निकलकर भाग जाते हैं और भाग करके सीधे बंगाल चले जाते हैं। और बंगाल जाने के दौरान वह झारखंड होते हुए बंगाल जाते हैं। कब की बात हम कर रहे हैं? 1537 की बात कर रहे हैं। झारखंड होते हुए। जब तक हुमायूं बंगाल पहुंचता तब तक शेरशाह सूरी बंगाल को तहस नहस कर दिया था, पूरा उजाड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था बंगाल को। फिर से जब उधर से जब हमारे हुमायूं जी लौट रहे थे 1539 के आसपास, तो शेर खां क्या करते हैं, हुमायूं जब पुनर्निर्माण करके लौट रहे थे बंगाल का, तो शेर खां ऑपोजिट उस पर आक्रमण करते हैं 1539 ईस्वी में, जो हम लोग चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रम में झारखंड के किस किस क्षेत्र से होकर गए थे उसकी बात अब हम लोग करेंगे।
अब पहला पॉइंट हम लोग यहां लिखेंगे कि 1528 में दक्षिणी बिहार का शासक था कौन भाई? ये शेर खान। यहां लिखते हैं दक्षिणी बिहार का शासक हुआ था, यहां से लिखते हैं 1528 में दक्षिणी बिहार का शासक बना। कौन बना? शेर खां के बारे में सारा चीज बातचीत कर रहे हैं। शेर खां 1528 में दक्षिणी बिहार का शासक बनता है। अब जैसे ही दक्षिणी बिहार का शासक बनता है तो जो हमने बताया 1537 ईस्वी में, तो जो क्रम था 1534 से 1537 के ईस्वी में ही, 1534 ईस्वी से लेकर के ही 1537 ईस्वी के बीच में ही, 1534 से 1537 ईस्वी के बीच में, ईस्वी में बंगाल जाने के क्रम में, बंगाल जाने के क्रम में शेर खां, बंगाल जाने के क्रम में शेर खां झारखंड होकर जाता है। कहां जाता है? झारखंड होकर जाता है। झारखंड होकर जाता है। यहां तक क्लियर है? तो 1534 से 1537 इसमें बंगाल जाने क्रम, ये 37 हम बताए, 37 चुनार का घेरा डालता है हुमायूं। इस 37 में पूरी तरह से शेरशाह क्या होते हैं, घिर जाते हैं और उसी क्रम में भाग निकलते हैं। और जब भागते हैं तो उसी क्रम में क्या होते हैं कि झारखंड से होते हुए बंगाल जाते हैं, झारखंड से होकर के जाते हैं। लेकिन जब झारखंड से होते हुए जाते तब तक उसका पुत्र जो था झारखंड में ही, उसका पुत्र का नाम था जलाल खां। इस शेर खां का जो पुत्र था, इसका पुत्र जलाल खां, क्या नाम था? पुत्र जलाल खां क्या कर रहे थे कि तेलियागढ़ी, क्या जगह था? एक जगह था तेलियागढ़ी। जलाल खां ने तेलियागढ़ी, इसे याद रखेंगे आप, क्योंकि ये जो तेलियागढ़ी आपको मिलेगा वो राजमहल के निकट मिलेगा, अर्थात साहेबगंज जिला में। ये तेलियागढ़ी जो आपका है राजमहल के निकट में, राजमहल के नजदीक में। और ये राजमहल के नजदीक ये आपका तेलियागढ़ी कौन सा? तो आपका साहेबगंज। क्यों सबसे लास्ट में? क्योंकि वही जो साहेबगंज का इलाका जो पूरा का पूरा क्या है, राजमहल का एरिया है। तो ये जो तेलियागढ़ी आपका साहेबगंज जिला में स्थित, तो तेलियागढ़ी पर क्या कर रहा था? नाकाबंदी करने का प्रयास कर रहा था। नाकेबंदी क्या कर रहा था? नाकाबंदी कर रहा था, नाकाबंदी करने लगा था। आप इसे याद रखेंगे तेलियागढ़ी को, राजमहल के नजदीक अर्थात साहेबगंज जिला में। तो जब ये जा रहे थे झारखंड से होते हुए, तो उसी क्रम में देखते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी में, पूरा झारखंड में नाकेबंदी कर रहा है। और उसी रास्ते से वह कहां चला जाता है? बंगाल चला जाता है। कौन? शेर खां, अर्थात शेर शास्त्री। क्या बात समझ में आ रहा है? शेर खां। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बंगाल अभियान के दौरान, जब बंगाल से अभियान करके ये आते हैं, बंगाल अभियान के बाद मुगल से, ये बंगाल अभियान के बाद क्या होता है कि मुगलों से चकमा देकर के भाग जाते हैं। मुगलों से चकमा देकर के राजमहल के रास्ते रोहतासगढ़, राजमहल के रास्ते रोहतासगढ़, इसे देखेंगे आप, यहां मिटाते हैं। ये हुमायूं का दुश्मन, आप इसे याद रखेंगे, दुश्मनी है। अब यहां से हम बात करते हैं, यहां से इसी शेर खां के बारे में और पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग देखे। और पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? बंगाल अभियान से, बंगाल अभियान में मुगलों को चकमा देकर राजमहल होते हुए, कहां होते हुए है? राजमहल होते हुए, राजमहल मतलब राजमहल आप ये देख पा रहे हैं, वही साहेबगंज का जो इलाका जो आपका देखे, साहेबगंज जिला में जो स्थित है,
तो बंगाल अभियान में मुगलों को चकमा देकर राजमहल होते हुए, कौन सा, राजमहल के रास्ते से रोहतासगढ़ पहुंचा। कहां पहुंचा? रोहतासगढ़ पहुंचा। ठीक है। अब रोहतासगढ़ जब ये रोहतासगढ़ पहुंच जाता है तो क्या होता है कि इस रोहतासगढ़ में पहुंचने के बाद इस रोहतासगढ़ के इसे जब पहली बार इसे 1538 ईस्वी में इसे लगता है कि राजनीतिक रूप से इस रोहतासगढ़ पर कब्जा करना चाहिए, तो फाइनली क्या करते हैं, शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी इस रोहतासगढ़ के किले को जीत लेते हैं। कब की घटना? 1538 में रोहतास। ठीक है। इसी रोहतासगढ़ को फिर फाइनली क्या करते हैं, 1538 में रोहतासगढ़ के किला को जीत लेते हैं। 1538 में रोहतासगढ़ किला मतलब इस किले को जीत लेते हैं। बात समझ में आया कि बंगाल अभियान से जब मुगल वापस लौट रहा था, मुगलों से चकमा देकर के भाग गया और राजमहल की रोहतासगढ़ होते हुए रोहतासगढ़ जा पहुंचा। और कुछ समय के बाद ही 1538 ईस्वी में बात कर रहे थे, 1538 में इस किले को क्या कर लिया, फाइनली या जीत लिया। याद होना चाहिए कि 1538 में रोहतासगढ़ के किले को जीता था किसने? शेरशाह सूरी ने। अब एक बहुत बड़ी घटना, 1538 ईस्वी में ही शेर खां का एक सेनापति था, दो सेनापति, शेर खां का दो सेनापति से हम मिटाते हैं। थोड़ा सा शेर खां को हम विशेष रूप से हम समझेंगे। ठीक है। अब इस शेर खां जो था, शेर खां का दो सेनापति था, दो सेनापति। ठीक है। ये दो सेनापति कौन कौन था? आप याद होगा, एक अब्बास, कौन था? एक आपका जो था वह उसका नाम था खवास खां और एक था दरिया खां। एक का नाम था खवास खां और एक का नाम था दरिया खां। लेकिन एक बात यहां क्या था, यहां शेर खां दो सेनापति झारखंड में भेजते हैं, झारखंड के राजाओं को जीतने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो शासन कर रहे थे 1536 ईस्वी में वैरीसाल साहब झारखंड का राजा थे। 1536 ईस्वी में वैरीसाल साहब शासक बन चुके थे झारखंड में। 1536 में बने थे झारखंड के राजा कौन? वैरीसाल बन चुके थे, वैरीसाल साहब। अब 1536 से लेकर के 1549 ईस्वी तक कार्यकाल इसका है। 1536 से 1549 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। आप सोचिए कि इस वैरीसाल साहब 1536 से 1549 ईस्वी तक था, तो सेनापति को भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि क्या होता है कि एक महारथ चेरो राजा थे, एकदम महाराजा थे महारथ चेरो। तो होता क्या था कि महारथ चेरो साहब झारखंड के ही थे। तो झारखंड में जब शेरशाह के सूरी क्या थे, जब झारखंड में शेरशाह सूरी नहीं होते थे तो उसके यहाँ उसका क्षेत्र में जाकर के कभी उनका घोड़ा, ऊंट और बैल को ले आते थे, लूट लिया करते थे। ये लूटने में पूरा महारत हासिल करते थे, एक नंबर लुटेरे थे। कौन? महारथ चेरो साहब, इसका नाम भी रखे हैं महारथ चेरो। एक नंबर महारत हासिल था इनको लूटने में। तो इन्होंने सोचा, शेरशाह सूरी ने, कि जिस व्यक्ति ने इस घोड़े ऊंट को हमारे पास लूट के ले जा रहा है, एक छोटा सा आम आदमी जो शेरशाह सूरी हमेशा मुगलों के खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ हमेशा सपना देखा था कि हुमायूं का तख्ता बदलने की ताकत रखता था, तो इसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं झटका लगा, बुरा लगा कि हमसे एक छोटा सा व्यक्ति जो हमारे रहते हुए हमारे घर में ही डाका डाले। यही कारण इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहा नहीं गया। और यही कारण था कि इन दो सेनापति को बुलाया और दो सेनापति के नेतृत्व में फिर इन दोनों सेनाओं को झारखंड भेज दिया। झारखंड क्यों भेजा? पता चल गया था इन लोगों को कि एक सफेद हाथी झारखंड में है, सफेद हाथी। और सबसे बड़ी बात क्या था कि सफेद हाथी का जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह हाथी अपने मस्तिष्क पर, अपने पीठ पर, अपने मस्तिष्क पर एक जरा गंदगी नहीं डालता था, जिससे बहुत बड़े मतलब ये खुश भी थे शेरशाह सूरी कि
चलिए भाई, कम से कम वो हाथी तो मेरे पास आ जाएगा जिसके बदौलत हम सत्ता को बदल भी सकते हैं। और यही कारण था कि ख्वास के नेतृत्व में, ख्वास और दरिया खां को नेतृत्व भेज दिया, कहां, झारखंड भेज दिया गया। किससे? चेरो महाराजा। कौन सा? चेरो महाराजा, महारथ चेरो को हरा देता है इन लोग। अब इन दोनों ने मिलकर के क्या, किसे हरा देता है? चेरो महाराजा को। चेरो महाराजा जो था, कौन था? महारथ, महारथ चेरो। किसको? महारथ चेरो को हरा देता है। समझ में आ रहा है? ये चेरो महाराजा थे झारखंड के, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो ये दरिया खां और खवास खां दोनों मिलकर के महाराज चेरो के पास जाते हैं। महाराज चेरो से क्या करते हैं? इन दोनों को हरा देते, महाराज चेरो को हरा करके, और उस सफेद हाथी को ले आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस हाथी का जो नाम था, बड़ा ही सुंदर नाम था, बड़ा ही सुंदर नाम था उस सफेद हाथी का। क्या नाम था? श्याम सुंदर। क्या नाम था उसका? कि उस सुंदर हाथी का नाम ही था श्याम सुंदर। अब देखिए, इस महारथ चेरो को हरा करके इसे हरा दिया जाता है। इसे क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है। और फाइनली इन दोनों सेनापतियों ने क्या कर लेता है कि सफेद हाथी, अर्थात सफेद हाथी कौन? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को प्राप्त कर लेता है। श्याम सुंदर को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसे याद रखेंगे भाई, क्योंकि यह सवाल पूछा जाएगा कि उस हाथी का क्या नाम था? तो श्याम सुंदर था। गजब का नाम था श्याम सुंदर। तो आजकल आदमी का नाम है, लेकिन अब तो जानवरों का नाम भी देखने को मिल रहा है, श्याम सुंदर। सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त हो गया। दो सेनापति, किसके नेतृत्व भाई? खवास खां। खवास खां याद होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात, शेर खां के समय में ही एक बहुत बड़ी तब्दील क्या हुई थी कि शेरशाह सूरी के समय में ही पहली बार झारखंड में मुस्लिमों का आगमन हुआ था। एक बहुत बड़ी क्या था कि झारखंड में मुस्लिमों का जो प्रवेश हुआ था वह शेर खां के समय में ही हुआ था। क्या हुआ था? शेर खां के समय में ही, ठीक है। एक यहां हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों का प्रवेश, मुस्लिमों का प्रवेश झारखंड में, झारखंड में शेरशाह मुस्लिमों का मार्ग या प्रवेश झारखंड में, इस तरह से हम लिखते हैं कि झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेशों का मार्ग किसने प्रशस्त किया? शेरशाह ने। मुस्लिमों का प्रवेश झारखंड में शेरशाह ने, मुस्लिमों का प्रवेश झारखंड में, मुस्लिमों का प्रवेश झारखंड में शेरशाह के समय में हुआ था। यहां एक बहुत बड़ी बात कि शेरशाह के समय में ही शेरशाह को ही श्रेय दिया जाता है। क्या श्रेय दिया जाता है? कि झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश हुआ था। झारखंड में मुस्लिमों का जो प्रवेश हुआ, उन लोगों का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसका प्रशस्त होने का एक वजह था शेरशाह का, और शेरशाह के कारण मुस्लिमों का प्रवेश हुआ था। कहां पे? झारखंड में। एक बहुत बड़ी बात और हिट सवाल भी है। अब एक सवाल यहां से, एक बात, अब क्या होता है कि 26 जून 1539 को एक होता है चुनार का युद्ध, सॉरी चौसा का युद्ध। 26 जून 1539 में एक चौसा का युद्ध होता है। यहां देखिएगा, हम जो बात कर रहे थे, जो छोड़े थे, 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध। ये जो चौसा का जो युद्ध हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि जब बंगाल से हुमायूं वापस लौट रहा था, बंगाल को पुनर्निर्माण करके, उसी वक्त पीछे से हमला कर देता है शेरशाह हुमायूं पर। किस डेट को? 26 जून 1539 को। कहां पे? चौसा में। और उसी चौसा में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जहां क्या होता है कि हुमायूं पराजित हो जाता है। हुमायूं क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। 26 जून 1539 चौसा का युद्ध होता है। किसे किसके बीच में? तो यह जो युद्ध होता है बाबर वर्सेस, सॉरी बाबर नहीं, हुमायूं वर्सेस
हुमायूं वर्सेस शेरशाह, ठीक है, शेरशाह। अब इस शेरशाह क्या होता है, शेरशाह की जीत होती है। अब 1539 में जीत गए, इनकी हौसला भी बढ़ गया। अब हौसला बढ़ने के बाद धीरे धीरे एक युद्ध और करते हैं 17 मई 1540 ईस्वी को। 17 मई 1540 ईस्वी को कब करते हैं? लेकिन एक बात है, जब ये जीत जाते हैं चौसा का युद्ध में, तो लगातार 35 वर्षों तक शासन झारखंड में शेर खां द्वारा किया गया था, और शेर खां या सूरवंश के द्वारा किया गया था 35 वर्षों तक। इस बात को याद होना चाहिए कि इसी क्रम में जब यह चौसा का युद्ध जब जीत गया, तो इनका रोहतासगढ़ से लेकर के वीरभूमि तक इलाका, जब यह युद्ध जीत गए, तो रोहतासगढ़ से लेकर के वीरभूमि तक का इलाका कब्जा हो गया। किसका? शेर खां का। शेर खां का कब्जा हो गया। रोहतासगढ़ से लेकर के वीरभूमि तक का इलाका कब्जा हो गया शेर खां, और 35 वर्षों तक इस क्षेत्र में शासन करता रहा सूरवंश के शासकों द्वारा। अब 1539 ईस्वी में जब होता है, तो एक युद्ध लड़ा जाता है 1540 ईस्वी में। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसे कहते हैं भारतीय इतिहास में जाना जाता है कन्नौज का युद्ध, 17 मई 1540 कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, या बिलग्रामी का युद्ध बोलते हैं। ये आपका युद्ध था 17 मई 1540 ईस्वी को। इस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, इसे याद रखेंगे, कन्नौज का या बिलग्रामी युद्ध। मेरे दोस्त, यही वो तिथि थी जिसने शेर खां की किस्मत को बदल के रख दी। 17 मई 1540 ईस्वी को ही कन्नौज का युद्ध होता है, और यहां भी यह जीत जाते हैं, जिसके कारण अब यहां हुमायूं हार जाते हैं, और 1540 ईस्वी में वह भाग जाते हैं। कौन? हुमायूं भाग जाते हैं इसके डर से, और 15 वर्षों तक नजर नहीं आते हैं। और 1540 ईस्वी में शेर खां मुगल बादशाह बनते हैं, सूरवंश का शासक बनते हैं। अब सूरवंश का शासक 1540 में बनते हैं, और यही शेर खां तब्दील हो जाता है शेरशाह सूरी के रूप में। शेरशाह सूरी के रूप में तब्दील हो जाता है। जब ये सत्ता पर काबिज होते हैं 1540 ईस्वी में, यहां जीत होती है किनकी? ये भी युद्ध लड़ा जा रहा है हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में, और हुमायूं हार जाते हैं और शेर खां जीत जाते हैं, और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। वह सत्ता फिर वह दिल्ली पर सत्ता इनके हाथों चली जाती है, दिल्ली की कब्जा इनके हाथों चली जाती है। और फाइनली क्या होता है? अब क्या होता है कि पूरा दिल्ली को पूरा अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं, और सूरवंश का शासन चलता है। अब यहीं पर सूरवंश का शासन जो है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक इनका कालखंड होता है। शेरशाह सूरी 1540 में सत्ता पर आते हैं, और 1555 ईस्वी तक शासन करते हैं, और 1555 के बाद जैसे खत्म होता है, फिर 1 साल के लिए हुमायूं आता है 1555 से 56 तक, ठीक है। और 56 से लेकर के फिर मुगलों के हाथों पूरा मुगल शासकों के हाथों में पूरा दिल्ली का कब्जा चला जाता है। और यह देखेंगे कि मुगलों का शासन चलता है कहां तक? 1857 तक। आप देखेंगे कि मुगल बादशाह अंतिम कौन थे? बहादुर शाह जफर के हाथों में था। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से शेरशाह सूरी से संबंधित जितने भी तथ्य थे, इन तमाम बातें हम यहां करने का प्रयास किए, ठीक है। आप इसे जरूर याद रखेंगे। पहली पॉइंट, रोहतासगढ़ को याद रखेंगे, तेलियागढ़ी को याद रखेंगे, महारत शेरों के बारे में याद रखेंगे, मुस्लिमों का प्रवेश याद रखेंगे, चौसा का युद्ध याद रखेंगे, और इस प्रकार से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात है, एक हुमायूं के कार्यकाल में क्या हुआ था कि हुमायूं जब मुगल अफगान से युद्ध कर रहे थे, तो उसी समय भुरकुंडा, हजारीबाग का जो भुरकुंडा है, उस इलाका में प्रवेश किए थे। तो थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं हुमायूं के संदर्भ में। पिछले पॉइंट में हम छोड़ दिए थे, इसे भूल गए थे, मेरे माइंड से निकल चुका था। खैर यहां देख लीजिए, हुमायूं के समय में ही क्या हुआ था। इस हुमायूं के समय में क्या था कि मुगल अफगान संघर्ष के दौरान, मुगल अफगान
संघर्ष के दौरान आप नोट्स इसी तरह से बनाते जाइएगा। बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे इतना दिक्कत होना पड़ रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद ये दिक्कत नहीं होगा। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान ही क्या किया कि आप देखेंगे भूरकुंडा आपका हजारीबाग जिला, ठीक है, हजारीबाग भूरकुंडा तक पहुंच गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हुमायूं भी झारखंड आ चुका था बेचारा अपने जीवन में, ठीक है। तो यहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि इस भूरकुंडा को याद रखिएगा, क्योंकि यह भूरकुंडा आपसे सवाल आपको 1 नंबर दिला सकता है। हुमायूं, इस प्रकार से हुमायूं भी झारखंड का भ्रमण कर चुका था अपने जीवन काल में। और इस प्रकार से जब हुमायूं देखेंगे कि 1555 से 56 में आते हैं 1 साल के लिए, और 1556 में दिनपना की सीढ़ियों पर चढ़ करके मौत दिनपना एक था आपका पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इसका जो जीवन रहा लड़खड़ाता हुआ रहा, दुर्भाग्यशाली रहा। इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास किए शेर का। बाकी बात आगे की बातचीत अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।